नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बताऊंगा कि साम्यवाद के बारे में तो मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी क्यों है। प्लेटो को प्रथम साम्यवादी के रूप में क्यों जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कोई कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम के अंदर, किसी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी क्यों है, तो आपका आंसर वही होना चाहिए जो साम्यवाद के जो विचार मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताए थे, और वही विचार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखें कि प्लेटो को प्रथम साम्यवादी के रूप में कहने वाला कौन व्यक्ति है। चार आपके सामने ऑप्शन आए कि मैक्सी, सेबाइन, अरस्तु और बारकर। तो इनमें से आपसे प्रश्न किया जाए कि मैक्सी को प्रथम साम्यवादी के रूप में जानने वाला कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए मैक्सी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैक्सी का एक कथन भी आप याद रखें। मैक्सी ने कहा था, क्या कहा था? मैक्सी की एक बुक थी पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी बुक में मैक्सी ने कहा था कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है, अर्थात मुख्य प्रेरणा स्रोत है। इसका मतलब कि साम्यवादी जो विचार है वो मुख्य प्रेरणा स्रोत है। तो साम्यवादी जो शब्द है, जो विचार है, वो पहले कहीं ना कहीं पहले आ चुका है, प्लेटो से पहले। और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के बीज मिलते हैं। रिपब्लिक जो बुक है उसके अंदर सभी प्रकार के साम्यवाद और सभी प्रकार के समाजवाद के बीज मिलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये बात कौन कह रहा है? मैक्सी। तो मैक्सी के इस कथन के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सी कहीं ना कहीं प्लेटो को प्रथम साम्यवादी के रूप में जानता है, या साम्यवादी साम्यवादी के पक्ष में अपना विचार देता है, और ये कहता है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है, उस रिपब्लिक बुक के अंदर ही सबसे पहले समाजवाद और साम्यवादी विचार मिलते हैं, अर्थात उन साम्यवादी और समाजवाद के विचारों का मुख्य स्रोत है, मुख्य बीज है। यहीं से ही समाजवाद और साम्यवाद की उत्पत्ति मानता है कौन? प्लेटो। ठीक है, और इसीलिए इसको प्रथम साम्यवादी के रूप में जाना जाता है मेरे दोस्तों। और साम्यवाद तो पहले से ही था, लेकिन इसको साम्यवाद को स्पेशल रूप से समझाने का प्रयास मुख्य रूप से किसने किया था? प्लेटो ने किया था। अब प्लेटो का साम्यवाद है क्या, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए तो जो यूनान था, यूनान कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से मुख्य रूप से देखा जाए अपन अध्ययन की दृष्टि से तो हमें एथेंस और स्पार्टा याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, एथेंस क्या है? एथेंस वह स्थान है जहां पर प्लेटो का क्या हुआ था? जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अब उसके अंदर साम्यवाद का विचार आया कहाँ, आया कैसे मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि यूनान के जो छोटे छोटे राज्यों के अंदर जो एथेंस था, एथेंस के अंदर उस समय क्या था कि जो निजी संपत्ति थी मेरे दोस्तों, निजी संपत्ति, ठीक है, जिसको अपन व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं, उसके ऊपर व्यक्ति का अधिकार न होकर किसका अधिकार हुआ करता था? राज्य का, अर्थात एथेंस का अधिकार हुआ करता था। क्यों? एथेंस राज्य ये चाहता था कि लोगों के अंदर लोग भ्रष्ट न हो, अपने निजी संपत्ति रखकर भ्रष्ट न हो, उसमें अहम की भावना न हो,
और वो लोग राज्य की ओर से संपत्ति उनको दी जाएगी और उन्हीं का ही जीविकोपार्जन वो करे मेरे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा अपना गुजारा करे। और जो निजी रूप में जो संपत्ति कमा रहे हैं वो पूरी की पूरी राज्य के अधीन रहेगी, अर्थात राज्य उसको हड़प लेगा, राज्य ले लेगा। तो व्यक्तियों को वही संपत्ति दी जाएगी, उतनी संपत्ति दी जाएगी जिससे कि उनका लालन पालन आराम से हो सके मेरे दोस्तों। तो ये इसने क्यों किया, यहाँ एथेंस की सरकार ने, एथेंस राज्य ने ऐसा क्यों किया? क्यों वो चाहता था कि राज्य के प्रति प्रेम रहे, कि लोगों का राज्य के प्रति प्रेम रहे, देशद्रोही न हो, देश प्रेमी हो मेरे दोस्तों। और जो भी काम करे देश दुनिया में कहीं पर भी अच्छा काम करे तो ईमानदारी और कर्तव्य से काम करे। ये विचार एथेंस का था मेरे दोस्तों, एथेंस के राज्य का था। तो एथेंस वहाँ के लोगों के ऊपर जो व्यक्तिगत संपत्ति थी, उस व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार क्या था? एथेंस था। तो यहाँ से उसने साम्यवाद को ग्रहण किया। ठीक है। स्पार्टा में क्या था? स्पार्टा में जो सामाजिक जीवन था मेरे दोस्तों, सामाजिक जीवन था वो आज की तरह नहीं था मेरे, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन आज की तरह नहीं था। वहाँ पर राज्य की ओर से व्यवस्था की जाती थी, जैसा समाज बना हुआ था वैसे ही राज्य की ओर से व्यवस्था हुआ करती थी। कहते हैं कि स्पार्टा में जो सामाजिक जीवन था वो क्या था कि योद्धा पे आधारित था, योद्धा। ठीक है। स्पार्टा में उसी व्यक्ति की वैल्यू हुआ करती थी जो हट्टा कट्टा योद्धा हुआ करता था, लंबा चौड़ा हुआ करता था, उसी की वैल्यू हुआ करती थी। और उसी को ध्यान में रखकर स्पार्टा की सरकार ने समाज के अकॉर्डिंग ही क्या बना दिया? कानून नियम बना दिया। तो मेरे दोस्तों 7 वर्ष की उम्र तक बच्चे स्पार्टा के अंदर पढ़ा करते थे और 7 वर्ष के बाद में राज्य की ओर से वहाँ के बालक और बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। बालक और बालिकाओं को जब शिक्षा दी जाती थी तो मेरे दोस्तों वहाँ पर 20 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा हुआ करती थी। 20 से फिर 30 वर्ष तक यानी कि 10 वर्ष तक उन्हें विवाह करने का अधिकार नहीं था मेरे दोस्तों, विवाह करने का अधिकार नहीं। और 30 वर्ष की आयु में जब विवाह हुआ करता था तो राज्य की ओर से विवाह हुआ करता था। राज्य मैच किया करता था कि अलग अलग स्त्री और पुरुषों से, यानी कि जो राज्य के पास जो पढ़ा करते थे सभी स्त्री और पुरुष, उनसे संबंध हुआ करता था और उनसे संतानें उत्पन्न होती थी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये था एक तरह से अवैध विवाह, अवैध संबंध, जिसमें कोई किसी का माता पिता नहीं था, कोई किसी का मतलब माता पिता तो थे लेकिन ये पहचान नहीं पाते थे कि पिता कौन है, माता कौन है, बच्चा कौन किसका है, समझ में नहीं आते। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 50 स्त्री और 50 पुरुषों से मैच होता है, तो मान लीजिए 50 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 50 पैदा क्या हो जाते हैं, ये यहाँ पर 50 बच्चे आ गए। जैसे बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर शिशु आवास गृह में रख दिया जाता था। ठीक है। और किसी माँ को दूध पिलाना होता था अपने बच्चे को, तो वो माँ के लिए बच्चा ढूंढ नहीं पाता था कि मेरा बच्चा कौन है, इसलिए सभी बच्चे उस माँ के हुआ करते थे, सभी बच्चे उस पिता के हुआ करते थे। ठीक है। और ये बच्चे जो होते थे, बच्चे सभी लोग उसके पिता के हुआ करते थे और सभी बच्चे अपनी माता के हुआ करते थे। तो माता पिता न अपने बच्चे को पहचान पा रहे थे और न ही बच्चा अपने माता पिता को पहचान पा रहा था। तो इस तरह से एक अवैध और ऐसे अवैध संबंध वाला विवाह वहाँ पर प्रचलित था स्पार्टा के अंदर। तो सरकार ने भी ऐसी ही व्यवस्था कर दी वहाँ पर। अब क्या होता है कि प्लेटो जो आते हैं, हमारे प्लेटो ने यूनान के जो छोटे छोटे राज्य थे एथेंस और स्पार्टा में जो इस प्रकार की जो साम्यवादी जो व्यवस्था थी, इस प्रकार की जो साम्यवादी व्यवस्था थी, उससे अपना विचार ग्रहण किया और उस विचार को उस साम्यवाद को उसने विस्तृत रूप से बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित रूप से हमारे सामने लाने का पेश किया। ये उसने अपना साम्यवाद का सिद्धांत क्यों दिया, हमें यह समझना होगा कि वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था मेरे दोस्तों। वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, कि आदर्श राज्य की स्थापना हो, तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले उसने न्याय का सिद्धांत दिया। तो
उसने न्याय का सिद्धांत दिया। तो उसके अकॉर्डिंग न्याय क्या है मेरे दोस्तों, न्याय क्या है? प्लेटो ने, आपको पता है मेरे दोस्तों, प्लेटो द्वंद्वात्मक पद्धति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था कि द्वंद्वात्मक पद्धति है, वाद विवाद ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा सत्य तक पहुंचा जाता है। और सत्य के द्वारा उसने आत्मा की खोज की। किसकी खोज की? आत्मा की खोज की प्लेटो ने। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले उसने, मैं लिख देता हूं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा, वाद विवाद विधि के द्वारा सत्य तक पहुंचा, सत्य की खोज की और सत्य की खोज करने के बाद में वह निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। ठीक है। और बाद में विश्लेषण विधि के द्वारा, ये याद रखना मेरे दोस्तों, विश्लेषण विधि के द्वारा उसने कहा कि आत्मा के अंदर 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। ठीक है मेरे दोस्तों, विवेक, साहस और तृष्णा, ये आत्मा के तत्व होता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं जो व्यक्ति होता है उसके आत्मा के अंदर 3 तत्व होता है। और इन 3 तत्वों के अकॉर्डिंग जो काम करता है अपने समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उस व्यक्ति के लिए वह व्यक्तिगत न्याय है। यदि सभी व्यक्ति ऐसा करने लग जाएंगे, आत्मा के इन तीनों तत्वों के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे, तो वह उनका पर्सनल न्याय होगा, व्यक्तिगत न्याय होगा। लेकिन राज्य के संदर्भ में न्याय उसने क्या माना? राज्य के संदर्भ में, क्योंकि वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। आदर्श राज्य की उसने सोचा आदर्श राज्य कैसे बने। तो आदर्श राज्य के बारे में क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक का गुण ज़्यादा होता है तो उसको एक वर्ग दे दिया जाता है, एक वर्ग में रख दिया। उसको रखेंगे दार्शनिक वर्ग में। कौन से वर्ग में मेरे दोस्तों? दार्शनिक वर्ग में रखेंगे। और जिसमें साहस होगा उसको सैनिक वर्ग में रखा जाएगा, सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। और जो जिसमें तृष्णा होगी या क्षुधा होगी मेरे दोस्तों, क्षुधा होगी, उसको उत्पादक वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो लोगों को ढूंढा जाएगा कि आत्मा की कौन से गुण की प्रधानता कौन से व्यक्ति में ज़्यादा है। जैसे विवेक ज़्यादा है तो विवेक वाले लोगों को एक साइड में कर लिया जाएगा और उनको दार्शनिक वर्ग बना दिया जाएगा। और दार्शनिक वर्ग बनकर ये कहा जाएगा कि आप आदर्श राज्य, जो आदर्श राज्य है या आदर्श राज्य के रूप में आप शासन का काम करोगे, आप राजा महाराजा बनोगे, आप नियम कानून बनाओगे, आप समाज को चलाओगे। तो वो दार्शनिक वर्ग बन गया। क्यों दार्शनिक वर्ग क्यों बनाया? क्योंकि ऐसे लोगों में क्या होता है, विवेक ज़्यादा होता है। ठीक है। और विवेक से वो अच्छे कानून नियम बनाएंगे, देश को चलाएंगे, शासन को चलाएंगे। साहस, और समाज के ऐसे लोग ढूंढना चाहिए जिसमें साहस ज़्यादा हो, और जिसमें साहस ज़्यादा होगा उनको एक सैनिक वर्ग में बना दिया जाएगा। अर्थात राज्य में ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा जिसमें साहस ज़्यादा है और उनको एक सैनिक वर्ग बना दिया जाएगा। और वो सैनिक वर्ग क्या है, देश की सेवा करेगा। तृष्णा, जिसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं होती है, तृष्णा होती है, लालसा होती है, उनको क्या करेंगे, उत्पादक वर्ग में रखेंगे, ताकि वो इन दोनों वर्गों के लिए, स्वयं के लिए तो कमाएंगे, उत्पादन करेंगे वो स्वयं के लिए, और सैनिक वर्गों के लिए और दार्शनिक वर्ग, अर्थात वह इन दोनों वर्गों के लिए भी उत्पादक का काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ताकि इनका पालन पोषण हो सके, उत्पादक का काम करेंगे। नहीं तो उत्पादक का काम कौन करेंगे? जैसे अपने किसान है तो उत्पादक वर्ग है, शिल्पी क्या है, उत्पादक वर्ग है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये उत्पादक वर्ग है। तो अब क्या करता है कि आदर्श राज्य के अंदर जब इस प्रकार के वर्ग बन जाएंगे और ये लोग, ये वर्ग अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना कार्य काम करेंगे, कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना अपना कर्तव्य करेंगे ईमानदारी से। इसको प्लेटो ने क्या नाम दिया? कार्य विशेषीकरण का नाम दिया मेरे दोस्तों। कार्य विशेषीकरण का
नाम दिया। अतः कार्य विशेषीकरण, अपना अपना कार्य करेंगे, विशेष रूप से अपना अपना ही कार्य करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आत्मा के तीन तत्वों के द्वारा तीन वर्ग बने और तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, यही राज्य के लिए न्याय है मेरे दोस्तों, यही राज्य के लिए क्या है, न्याय है। लेकिन वो अभी भी इस न्याय के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना पूर्ण रूप से नहीं कर सका, उसे कमी नजर आई। जब कमी नजर आई तो वो कहता है मेरे दोस्तों कि न्याय के द्वारा तो आदर्श राज्य की स्थापना, अकेले न्याय के द्वारा तो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया मेरे दोस्तों, उसने किया कि शिक्षा का सिद्धांत देता है, शिक्षा का सिद्धांत देता है, ठीक है। उस जमाने के अंदर लॉटरी के माध्यम से चुनाव हुआ करता था, तो मूर्ख लोग राजनीति में चले जाते थे, ठीक है, राजनीति में चले जाते थे। तो क्या इस तरह के लोग समाज को सुधार पाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों। तो उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया। उस शिक्षा मेरे दोस्तों वह कहता है कि जन्म से 30 वर्ष तक तो उसने क्या कहा, औपचारिक शिक्षा का सिद्धांत दिया, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको शिक्षा वाले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में 30 से लेकर 50 वर्ष तक क्या होगी, व्यावहारिक शिक्षा होगी। क्या होगी? व्यावहारिक शिक्षा होगी। और व्यावहारिक शिक्षा को वह नाम देता है दार्शनिक वर्ग की शिक्षा, दार्शनिक वर्ग की शिक्षा। अब ध्यान दो, जो 30 से 50 वर्ष की व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण कर लेगा, 30 से यहाँ 35 आएगा, तो 35 से 50 वर्ष तक, 35 से 50 यानी 15 वर्षों तक वो व्यावहारिक शिक्षा लेगा। थपेड़े खाएगा इस दुनिया के अंदर, जितनी ठोकर खाएगा उतना उसको नॉलेज होगा। तो जितना उसमें ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, व्यावहारिक शिक्षा बन जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा बन जाएगी, व्यावहारिक शिक्षा बन जाएगी, जिसको वह कौन से वर्ग में रखना चाहता है, दार्शनिक वर्ग में। और यही दार्शनिक वर्ग ही क्या करेगा, आदर्श राज्य में राजा बनेंगे, व्यवस्थापिका में जाएंगे, संसद में जाएंगे ये लोग। तो देखो दार्शनिक वर्ग की यहाँ न्याय सिद्धांत में भी दार्शनिक वर्ग देता व्यवस्था करता है, और यहाँ पर शिक्षा वाले सिद्धांत में भी दार्शनिक वर्ग की व्याख्या करता है कि यहाँ पर दार्शनिक वर्ग न्याय के द्वारा नहीं आ रहे हैं, तो शिक्षा के द्वारा जो दार्शनिक वर्ग बनाया जाएगा उसके द्वारा यहाँ पर दार्शनिक वर्ग आए, ताकि देश दुनिया का भला हो सके, ईमानदारी से अपना काम करेंगे। लेकिन नहीं पार पड़ी मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्या है कि वो दार्शनिक वर्ग, वो सैनिक वर्ग क्या है, भ्रष्ट है। और शिक्षा के द्वारा जो दार्शनिक वर्ग बनाया गया वह भी कहीं ना कहीं क्या है कि अज्ञान है, क्या कहीं ना क्या है, अज्ञान है। तो प्लेटो क्या कहता है मेरे दोस्तों, प्लेटो कहता है कि 3 तत्व होते हैं। उसने निष्कर्ष लगाया अपनी विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा कि लोगों में क्या होता है कि अज्ञान होता है, लोगों के पास निजी संपत्ति होती है, और लोगों के पास निजी पत्नी होती है या निजी परिवार होता है। प्लेटो क्या कहना चाह रहा है कि मैंने न्याय का सिद्धांत दिया, ये वाला न्याय का सिद्धांत है मेरे दोस्तों, न्याय का सिद्धांत है। उसने अपना आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए न्याय का सिद्धांत दिया, लेकिन न्याय के सिद्धांत से दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग अपना सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें कमी है, और वो कमी क्या है, ये निजी संपत्ति और निजी परिवार। शिक्षा का सिद्धांत दिया, और शिक्षा के सिद्धांत के द्वारा भी वो दार्शनिक वर्ग की स्थापना कर रहा है। और दार्शनिक वर्ग यहाँ पर भी आदर्श राज्य के अंदर अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। अब वो ये सोचता है, अब उसने साम्यवाद का सिद्धांत क्यों दिया, क्योंकि वह चाह रहा था कि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग अपना अपना कार्य करे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे और ईमानदारी से काम करे, उनमें किसी प्रकार का लालच न आए।
मोह न रहे, तो मोह को भंग करने के लिए और लालच को दूर करने के लिए उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया मेरे दोस्तों, और इसीलिए उसको प्रथम साम्यवादी के रूप में जाना जाता है। और ये सबसे पहले मैक्सी ने हमारे को कहा था, ठीक है। तो प्रथम साम्यवादी के रूप में पहचान कराने वाला, हमारे को बताने वाला कौन था? मैक्सी था मेरे दोस्तों। यहाँ अब वो कहता है कि अज्ञान को तो न्याय के द्वारा और शिक्षा के द्वारा खत्म किया जा सकता है, अज्ञानता, लेकिन लोग लालच में पड़ जाते हैं। लालच में क्यों पड़ जाते हैं? क्यों? निजी संपत्ति के कारण और निजी परिवार के कारण। और सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, आज अपन परिवार को पालन पोषण करने के लिए, हम संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मोह होता है, और जब मोह ही नहीं होगा तो आराम से बढ़िया काम करेंगे, कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे। वही बात प्लेटो अपने साम्यवाद के सिद्धांत में कहना चाहता है कि न्याय के द्वारा जो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है वह न्याय के द्वारा भी नहीं हो सका, शिक्षा के द्वारा भी नहीं हो सका। तो उसके बाद में साम्यवाद का सिद्धांत देता है कि अज्ञानता को तो शिक्षा और न्याय के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन निजी संपत्ति और निजी परिवार से जो मोह होता है, लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, कर्तव्यनिष्ठता से अपना काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए साम्यवाद होना चाहिए। तब उसने दो प्रकार के साम्यवाद के बारे में बात करता है मेरे दोस्तों। पहला साम्यवाद कौन सा है? निजी संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है। मैं लिख देता हूं दोबारा से, निजी संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है। और दूसरा हो गया पत्नियां या परिवार विषयक साम्यवाद या परिवारवादी साम्यवाद, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दो प्रकार के साम्यवाद है, निजी संपत्ति वाला साम्यवाद और निजी परिवार या निजी पत्नी वाला साम्यवाद। तो वह शासकों और सैनिक वर्ग के लिए मुख्य रूप से साम्यवाद का सिद्धांत देता है कि इनके पास न तो किसी प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार की पत्नी होनी चाहिए, अर्थात परिवार होना चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए। जब संपत्ति नहीं रहेगी और परिवार नहीं रहेगा तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या किसी प्रकार का मोह रहेगा? आज मेरे पास किसी प्रकार का परिवार नहीं रहेगा या संपत्ति नहीं रहेगी तो मेरे किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। सरकार जैसा काम करवाएगी वैसा मैं ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? सपना सोचने के लिए कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, हाउस बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा। तो मेरे दोस्तों, मनुष्य क्या है कि भ्रष्ट हो ही जाता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अन्याय वाला काम करने लग जाता है। जब आपको राज्य की सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाए कि न तो आप परिवार रखोगे और न ही निजी संपत्ति रखोगे, तो मेरे दोस्तों क्या होगा? आप ईमानदारी से काम करोगे कि यार क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे मेरे दोस्तों, वो वाली बात। तो यहाँ पर निजी परिसंपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और निजी परिवार पर प्रतिबंध लगा दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। अब प्रतिबंध लगा दिया तो किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा, सभी लोग अपना अपना ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो आपने देखा मेरे दोस्तों कि आदर्श राज्य के लिए उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया, उसने न्याय का सिद्धांत दिया, और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उसने फिर साम्यवाद का सिद्धांत दिया कि पूर्ण रूप से आदर्श राज्य की स्थापना हो सके और उसके अंदर राजा महाराजा भी आदर्श हो सके, ताकि आदर्श राज्य पूरी तरह से बढ़िया तरीके से बन सके, वहाँ समाज का भला हो सके। ये उसका क्या था? साम्यवाद का सिद्धांत था। और प्लेटो ने पहली बार इस साम्यवाद को स्पष्ट रूप से समझाने की बात की थी, विश्लेषण किया था, इसीलिए उसको प्रथम साम्यवादी विचारक के रूप में जानते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये मैक्सी का एक कथन था कि मैक्सी ने कहा था कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी विचारक है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो का जो साम्यवाद है और इधर मार्क्स का साम्यवाद, जो आधुनिक साम्यवाद है, यानी कि मार्क्स का साम्यवाद और प्लेटो का साम्यवाद,
उसकी समानताएं और असमानताएं देखेंगे मेरे दोस्तों पॉइंटों के हिसाब से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्तों। दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद व मार्क्स का साम्यवाद, जिसे अपन आधुनिक साम्यवाद कहते हैं, उनमें समानताएं, अर्थात प्राचीन साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, या फिर प्लेटो का साम्यवाद या मार्क्सवादियों का साम्यवाद, जो मार्क्स और लेनिन ने दिया था और उनके अनुयायियों ने दिया था। तो प्राचीन साम्यवाद और मार्क्सवादियों के साम्यवाद में अंतर देखते हैं मेरे दोस्तों, ये अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति सारी बुराइयों की जड़ है। व्यक्तिगत संपत्ति सारी बुराइयों का जड़ है, ये प्लेटो भी मानता था और कार्ल मार्क्स भी मानता था, लेनिन भी मानता, और आधुनिक मार्क्सवादी लोग भी मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति क्या है, सामाजिक बुराइयों की जड़ है। यदि व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी तो लोग अपना अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये जो साम्यवाद का सिद्धांत है, प्लेटो ने केवल संरक्षक वर्ग, जिसे हम अभिभावक वर्ग कहते हैं, और इसमें दो चीज़ें शामिल होती है मेरे दोस्तों, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, यानी कि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर ही साम्यवाद लागू हो रहा है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के ये वर्ग जब काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों वर्गों के कंधों के ऊपर देश टिका हुआ है, समाज का भला टिका हुआ है। दार्शनिक वर्ग राजनीति में जाकर, शासक वर्ग में जाकर, और सैनिक वर्ग देश की रक्षा करके देश की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इन दोनों वर्गों के कंधों पर ही देश की सेवा टिकी हुई है। तो देश की सेवा करने के लिए इन वर्गों के ऊपर किसी प्रकार का मोह न रहे, किसी प्रकार का लालच न रहे, इसीलिए उसने संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद प्लेटो ने दिया। तो वो कहता है कि संपत्ति का जो साम्यवाद है वो समाज की जड़ें हैं, समाज की समस्याओं की जड़ है, बुराइयों की जड़ है। इससे देश दुनिया का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि दार्शनिक वर्ग इसमें मोह में पड़ जाता है, सैनिक वर्ग संपत्ति के मोह में पड़ जाता है, तो भला नहीं हो सकता। ये लोग अपना कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ये इनकी समानता हो गई। अधिनायक तंत्र में आस्था, अधिनायक कैसे होते हैं कि प्लेटो तो अपने आदर्श राज्य के अंदर कौन से वर्ग को राजा बना रहा है, दार्शनिक वर्ग के लोगों को राजा बना रहा है। अपने आदर्श राज्य में ये कहता है कि दार्शनिक वर्ग के लोग ही क्या बने, राजा बने, और उनके ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू कर देता है, ताकि उनके पास किसी प्रकार की न तो संपत्ति रहेगी, न उनके पास किसी प्रकार की पत्नी रहेगी। लेकिन यही बात आधुनिक मार्क्सवाद के ऊपर भी लागू होती है। वो कहते हैं कि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग, जिसको मार्क्स ने क्या कहा, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग कहा मेरे दोस्तों, मजदूर वर्ग कहा, कि ये लोग पूंजीपतियों से क्रांति करके या संघर्ष करके, पूंजीपतियों से संघर्ष करके क्या स्थापित करेंगे, सर्वहारा वर्ग राजनीति में चले जाएंगे, अर्थात राज्य के ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो प्लेटो दार्शनिक वर्ग का अधिनायकवाद चाहता है, और मार्क्स या मार्क्सवादी लोग किसका अधिनायकवाद चाहते हैं, राज्य के ऊपर, कि सर्वहारा वर्ग का। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों ही, प्लेटो और मार्क्स दोनों ही क्या है, अधिनायकवाद चाह रहे हैं। स्त्री और पुरुष की समानता पर बल दिया था, प्लेटो ने भी स्त्री पुरुष पर समानता पर बल दिया, और मार्क्स भी स्त्री और पुरुषों की समानता पर बल दिया था मेरे दोस्तों। कर्तव्य की भावना ही सामाजिक न्याय है। वो कहते हैं, प्लेटो कहता है कि दार्शनिक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे, और उत्पादक वर्ग अपना काम करे, यही क्या है, सामाजिक न्याय है। यहाँ पर मार्क्स ये कहता है कि सर्वहारा वर्ग अपनी ईमानदारी से काम करे, लेकिन ये और पूंजीपति भी अपनी ईमानदारी से काम करे, तभी सर्वहारा वर्ग का भला
हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूंजीपति वर्ग तो लोग तो पैसे पैसे के ऊपर पैसे कमाते जा रहे हैं और अतिरिक्त मूल्य की सहायता से सर्वहारा वर्ग का क्या करते हैं, शोषण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से और उतना ही पैसा कमाए जितना उसे ज़रूरत है मेरे दोस्तों। तो मार्क्स ये कह रहा है कि अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति लोग जो पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, वह अतिरिक्त मूल्य गरीब लोग अर्थात सर्वहारा वर्ग की जेब में जाना चाहिए। इसको वह सामाजिक न्याय कहता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है, कर्तव्य की भावना के बारे में कहते हैं कि कर्तव्य की भावना ही क्या है, सामाजिक न्याय है। ये समानता मिलती है हमारे। अव्यावहारिक है, दोनों ही अव्यावहारिक है। क्या प्लेटो का साम्यवाद ये कहता है कि संपत्ति नहीं रहेगी, परिवार नहीं रहेगा, पत्नियां नहीं रहेगी, तो क्या ऐसे जीवन चालू हो सकता है? क्या इस सृष्टि का निर्माण हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों। सृष्टि के अंदर पौध उगाने के लिए यानी समाज को चलाने के लिए ब्याह शादी तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो ये अव्यावहारिक है। और यहाँ पर भी अव्यावहारिक है कि मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद हो। तो मेरे दोस्तों, जो इस दुनिया के अंदर समाज के अंदर ज़्यादा पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तो पैसा ही कमाएगा। कहते हैं कि पैसा पैसा को कमाता है। तो ये अव्यावहारिक है, दोनों अव्यावहारिक है। और समष्टिवाद में विश्वास, ये राज्य में विश्वास करते हैं, सर्वहारा वर्ग में विश्वास करते हैं, ये दार्शनिक वर्ग में विश्वास करता है। अर्थात दार्शनिक वर्ग के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और सर्वहारा वर्ग के द्वारा यह भी राज्य की स्थापना कर रहा है। ऐसा राज्य जिसमें किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा, किसी प्रकार का क्या है, वर्ग नहीं रहेगा, वर्गहीन होगा। अर्थात राज्य लोप हो जाएगा, जहाँ पर पूरा समाज का अधिकार सर्वहारा वर्ग के पास ही रहेगा मेरे दोस्तों। तो सर्वहारा वर्ग पूरा का पूरा वर्ग का अधिकार रहेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा राज्य का अधिकार रहेगा। अर्थात दार्शनिक वर्ग का अधिकार रहेगा किसके ऊपर, सैनिक वर्ग के ऊपर और उत्पादक वर्ग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटो जो मार्क्स है वो किस पर, मतलब समष्टिवाद पे बल दे रहा है, व्यष्टिवाद पे बल नहीं दे रहा है, अर्थात व्यक्तिवाद पर बल नहीं दे रहा है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल नहीं दे रहे हैं, ये राज्य के ऊपर, एक बड़े समूह के ऊपर बल दे रहे हैं। आर्थिक प्रतियोगिता की समाप्ति, अर्थात ये दोनों अपने साम्यवाद के अंदर आर्थिक प्रतियोगिता की समाप्त आर्थिक प्रतियोगिता अर्थात पैसा कमाने की जो होड़ होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसको ये कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। ये तो अपने साम्यवाद के अंदर प्लेटो ने संपत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा नियंत्रित कर दिया, संपत्ति रखेंगे नहीं। और ये कहते हैं कि पूंजीपति लोग अतिरिक्त मूल्य के द्वारा संपत्ति कमाएंगे नहीं। तो आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा है तो वहाँ पर यह समाप्त कर देता है। ये मेरे दोस्तों मुझे समानता नज़र आई जो मैंने आपको बता दी। मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। अभी देखते हैं आगे असमानता। आगे बात करते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद यानी कि प्राचीन साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद अर्थात मार्क्स का साम्यवाद में अंतर क्या है, असमानता क्या है मेरे दोस्तों। देखिए पहला है अर्ध साम्यवाद और पूर्ण साम्यवाद। मतलब प्लेटो ने संरक्षक वर्ग यानी कि अभिभावक वर्ग जिसे कहेंगे, इसके दो भाग है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। वह दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर ही संपत्ति का साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद लागू करता है। एक वर्ग की और उसने बात की थी उत्पादक वर्ग प्लेटो ने, तो उत्पादक वर्ग के ऊपर साम्यवाद लागू नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने तीन प्रकार के वर्गों के बारे में बात की, उसमें से दो वर्गों के ऊपर यह साम्यवाद लागू है, इसलिए उसका साम्यवाद क्या है, अर्ध साम्यवाद है। जबकि मार्क्सवादियों का साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद सर्वहारा वर्ग के ऊपर है, अर्थात सभी वर्गों के ऊपर है, तो यह है पूर्ण साम्यवाद मेरे दोस्तों। संन्यासवाद और भौतिकवाद यानी कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो त्याग की भावना के आधार पर है कि लोग दार्शनिक वर्ग में जाएंगे, राजा बनेंगे, सैनिक वर्ग में जाएंगे, फौजी बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। तो इनमें त्याग की भावना है, अर्थात ये लोग अपनी संपत्ति का त्याग कर रहे हैं अपने साम्यवाद के द्वारा, संपत्ति व परिवार का त्याग करेंगे, परिवार का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो यह एक सन्यासी, जैसे सन्यासी बन जाता है, परिवार माता पिता मोह से त्याग हो जाता है,
उनको छोड़ देता है। तो ये त्याग की भावना पे है, संन्यास की भावना पे है। जबकि आधुनिक समाजवाद क्या है, भौतिकता के आधार पे है, पैसों के आधार पर है। क्योंकि आधुनिक साम्यवाद है वो भौतिकता के आधार पर, वो ये कहना चाहता है कि निजी संपत्ति भी रहनी चाहिए और परिवार भी रहना चाहिए, और परिवार के साथ जो सुख सुविधा है, जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जो वस्तुएं हैं, वो भी हमारे पास होनी चाहिए। ये साम्यवाद है। राजनीतिक आर्थिक, ध्यान दो, प्लेटो का मुख्य उद्देश्य यह था कि आदर्श राज्य में राजनीतिक व्यवस्था सही हो। मुख्य रूप से प्लेटो का जो साम्यवाद था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो राजनीतिक अस्थिरता है वो स्थिरता में बदल जाए। अर्थात एथेंस और स्पार्टा, मतलब जो यूनान के नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो जाए। मुख्य उद्देश्य यही था उसका साम्यवाद का। लेकिन आधुनिक मार्क्सवाद का यह है कि राजनीति भी सही हो जाए और आर्थिक उद्देश्य भी सही रहे, राजनीति भी बढ़िया तरीके से चले और आर्थिक चीज भी बढ़िया चले, ये उसका उद्देश्य था। ये दोनों उसके उद्देश्य है आधुनिक साम्यवाद के अंदर। और प्लेटो का साम्यवाद क्या था, वर्ग सहित था। प्लेटो के साम्यवाद में 3 वर्ग थे, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन मार्क्स का साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद क्या था, वर्ग विहीन समाजवाद था। जब मार्क्स के अकॉर्डिंग जब साम्यवाद आएगा तो किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा और वहां पर राज्य भी क्या हो जाएगा, राज्य का लोप ही हो जाएगा, किसी प्रकार का वर्ग नहीं रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इसका अंतर है। नगर राज्यों और अंतरराष्ट्रीयता का भेद, यानी कि प्लेटो का जो साम्यवाद था वो यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों जैसे कि स्पार्टा और एथेंस पर आधारित था, बाकी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था। लेकिन मार्क्स का साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद क्या है, अंतरराष्ट्रीयता वाला है। अर्थात ये ऐसा साम्यवाद जो पूरी दुनिया के अंदर है। जैसे कि मार्क्स का साम्यवाद रूस में भी फैला और चीन में भी फैला, लेकिन रूस के अंदर इतना सफल नहीं हुआ जितना कि चीन में हुआ। हम ये कह सकते हैं कि चीन देश के अंदर मार्क्सवाद का साम्यवाद है और वहां पर साम्यवाद जैसी ही वहां की सरकार है। मेरे दोस्तों, साम्यवाद में दार्शनिक शासकों की भूमिका में अंतर देखो। प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से दार्शनिक शासक के बारे में बात करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंदर दार्शनिक जैसी कोई शब्दावली नहीं आती है। वो कहता है कि सभी समाज, सभी लोग एक जैसे हो जाए, सभी के पास समान रूप से संपत्ति रहे। मेरे दोस्तों, ये बात करते हैं। तो दार्शनिक वर्ग के बारे में बात नहीं करता है, वह दार्शनिक वर्ग के माध्यम से राजनीति में जाने की बात करता है प्लेटो। लेकिन यहाँ पर इस साम्यवाद के माध्यम से सारा समाज क्या हो जाएगा, सर्वहारावाद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दार्शनिक वर्ग की कोई व्याख्या नहीं करता है मार्क्स से। साधन संबंधी अंतर, साधन संबंधी अंतर जैसे कि साधन संबंधी अंतर यह है कि जैसे प्लेटो कला, संस्कृति, ये सबको क्या है कि एक तरह से साधन मानते हैं कि इन साधनों के द्वारा क्या है कि आदर्श राज्य की स्थापना हो। तो यहां पर साधन क्या है, भौतिकता। मार्क्स के अकॉर्डिंग साधन क्या है, भौतिकता, कि ऐसी भौतिकता जिससे सभी लोगों का क्या हो सके, भला हो सके। तो यहाँ पर साधन, कोई भी साधन है जिसके द्वारा समाज का भला हो, वह राज्य के लिए एक साधन होगा। वर्गों की संख्या में अंतर, वर्गों की संख्या में अंतर है, जहां पर प्लेटो 3 प्रकार के वर्ग बता रहा है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो वही मार्क्स 2 वर्गों के बारे में बात करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग व सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग, जिसे अपन बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और दूसरा है मजदूर वर्ग, जिसे अपन सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो प्लेटो 3 प्रकार के वर्गों के बारे में बात करता है और मार्क्स आधुनिक समाजवाद जिसे अपन कहेंगे वो 2 वर्गों के बारे में बात करता है। श्रमिक वर्ग की महत्वता का अंतर, यानी कि प्लेटो ने अपना जो साम्यवाद दिया वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए दिया, अर्थात दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर लागू किया। उत्पादक वर्ग की उसने उपेक्षा कर दी, उत्पादक वर्ग के ऊपर उसने साम्यवाद नहीं लागू किया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो श्रमिक वर्ग की महत्व, और मार्क्स ने क्या किया, श्रमिक वर्ग की महत्वता को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर साम्यवाद के बारे में कहा कि जब ये साम्यवाद कब आएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग, जब सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग क्रांति करके पूंजीपतियों को हटा देंगे, तब साम्यवाद की स्थिति आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
उत्पादक वर्ग की उसने क्या कर दी, उसकी कोई महत्वता पर बल ही नहीं दिया कि उत्पादक वर्ग श्रम के द्वारा उत्पादन कर रहा है, पूंजी उत्पादन कर रहा है, फल मेवे सेवे अनाज वगैरह सब उत्पादन कर रहा है, तो उसकी उपेक्षा कर दी। ठीक है मेरे दोस्तों। और यहां पर सर्वहारा वर्ग के ऊपर मार्क्स क्या करता है, साम्यवाद लागू करता है कि इनको बराबर बराबर क्या है कि संपत्ति इनके बराबर होनी चाहिए, ताकि ये भी समाज की मूल जो स्थिति है उसके बराबर हो सके, एक सर्वहारा वर्ग यहाँ पर बन सके। व्यावहारिक और अव्यावहारिक, ध्यान दो। अब व्यावहारिक क्या है और अव्यावहारिक क्या है भाई? दार्शनिक वर्ग की उत्पत्ति से, यानी कि प्लेटो साम्यवाद के द्वारा दार्शनिक वर्ग चाह रहा है और दार्शनिक वर्ग के द्वारा वह राजनीति में अच्छे लोगों की बात करता है कि अच्छे लोग वहां जाए, ये एक व्यावहारिक है। लेकिन अव्यावहारिक क्या है? अव्यावहारिक क्या है कि जैसे कि एक तरह से संपत्ति नहीं रखना, पत्नियां नहीं रखना, ये अव्यावहारिक है। तो अब व्यावहारिक मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि वह मार्क्स ये कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, सर्वहारा वर्ग के पास पूंजीपतियों के समान ही पैसा हो, लेकिन ये कब होगा? जब वे क्रांति करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यावहारिक पक्ष और अव्यावहारिक पक्ष दोनों के अंदर है मेरे दोस्तों परिस्थितियों संबंधी अंतर। परिस्थितियों संबंधी अंतर, परिस्थितियां कैसे कि जैसे 5वीं 6वीं शताब्दी के अंदर यूनान के छोटे छोटे राज्य थे, उन परिस्थितियों के आधार पर प्लेटो का साम्यवाद स्थित है। लेकिन ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिकता या औद्योगिक क्रांति के आधार पर मार्क्स का साम्यवाद स्थित है। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति आई तभी तो दो वर्ग बने, एक तरीके से पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका साम्यवाद 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति अर्थात भौतिकता के आधार पर है। ये तो हुआ अंतर मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। और एक कथन और है, वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। आलोचना के रूप में देखते हैं कि आधुनिक प्लेटो का जो साम्यवाद था उसकी आलोचना के रूप में देखते हैं। टेलर नामक विद्वान था, टेलर ने क्या कहा था कि रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद पाया जाता है, न ही साम्यवाद पाया जाता है। तो टेलर ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि प्लेटो की रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है न साम्यवाद पाया जाता है। तो ये बात टेलर महोदय ने की थी। और जबकि मैक्सी ने क्या कहा था, मैक्सी ने प्रशंसा की थी कि प्लेटो की रिपब्लिक बुक में समाजवाद और साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत है रिपब्लिक, और समाजवाद और साम्यवाद के बीज विद्यमान है, उसके अंदर मौजूद है। ये बात मैक्सी ने कही थी मेरे दोस्तों। और मैक्सी ही प्लेटो को प्रथम साम्यवादी के रूप में सबसे पहले कहा था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम साम्यवादी के रूप में उसने बात की थी। और ये उससे उल्टा है, ये टेलर ने तो आलोचना ही की थी, आलोचना ही कर दी कि रिपब्लिक बुक के अंदर किसी प्रकार का न तो समाजवाद है न साम्यवाद पाया जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट बहुत मुख्य है। आगे पूछा जाए कि मुख्य रूप से उसकी आलोचना किसने की, उसके साम्यवाद की, तो आपके से पूछा जाएगा कि अरस्तु ने इसकी आलोचना की। अरस्तु कौन था? अरस्तु प्लेटो का क्या था? शिष्य था दोस्तों। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का शिष्य कौन है? सुकरात। ठीक है, सॉरी, सुकरात गुरु था प्लेटो का, और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था मेरे दोस्तों। तो अरस्तु ने इसके साम्यवाद की क्या थी? आलोचना की थी। आपसे पूछा जाए कि अरस्तु के जो साम्यवादी जो विचार है तो उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाला कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। और ये कथन देकर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा टेलर। क्या आंसर होगा? टेलर। अरस्तु ने सभी प्रकार से कहा कि प्लेटो का साम्यवाद पूरी तरह से निरर्थक है, गलत है। क्योंकि अरस्तु का एक कथन प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति समाज में रहता है, जो
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मैं मनुष्य जो समाज में नहीं रहता है या तो वो पशु है या फिर भगवान है, इस तरह का कथन अरस्तु कहता है मेरे दोस्तों। तो एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक प्राणी माना मनुष्य को, तो सामाजिक प्राणी होगा तो समाज में क्या रहेगा, समाज तो चाहिए। और समाज किससे बनेगा, परिवार से बनेगा। और जब परिवार रहेगा तो मेरे दोस्तों निजी संपत्ति भी रहेगी, क्या रहेगी, तो निजी संपत्ति भी रहेगी। तो अरस्तु कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि व्यक्ति को निजी संपत्ति की आवश्यकता है, परिवार की भी आवश्यकता है और समाज की भी आवश्यकता है। इसलिए उसकी न तो संपत्ति छीननी चाहिए न उसका परिवार छीनना चाहिए, उसको स्वतंत्र रूप से अपना विकास समाज के अंदर करते रहना चाहिए। तो इस तरह से उसने साम्यवाद की क्या की थी, आलोचना की थी अरस्तु ने। तो दोस्तों आज आपने देखा समझा कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की और मैक्सी महोदय ने किस प्रकार से क्यों प्लेटो को ये कहा कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी विचारक है। प्लेटो को प्रथम साम्यवादी विचारक क्यों जाना जाता है, ये हमने पढ़ा मेरे दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे दोस्तों आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे दोस्तों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। और सब्सक्राइब के अंदर भी ऑल बटन को आप प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।